हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के प्रकार। कल के YouTube वीडियो में हमने स्वतंत्रता के 4 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता, उसके बाद में हमने किया था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। बाकी जो स्वतंत्रता है, आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग बाकी स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस स्वतंत्रता की अवस्था से है जिसमें वह अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो तथा किसी प्रकार वह ऐसी दशा में न हो कि उसके कर्म का परिश्रम दूसरों को प्राप्त हो। अर्थात व्यक्ति के द्वारा जो परिश्रम किया जाता है उसके बदले में व्यक्ति स्वयं को ही उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, और आर्थिक स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने उत्पादन के जो साधन होते हैं या अपने जो कार्य करने की जो स्वतंत्रता होती है, तो उस स्थिति में वो स्वतंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त कर अपने आर्थिक उन्नति का विकास कर सकता है। सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए आर्थिक स्वतंत्रता पूर्व शर्त होती है, यानी कि जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तो ये बाकी वाली जो स्वतंत्रता होती है वो इस स्वतंत्रता से प्रभावित होती है। जहां गरीबी, बेरोजगारी, निधनता, भूखमरी, दरिद्रता तथा आर्थिक विषमता है, वहां शासन भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात जहां तक आर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, तो व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता में निम्न प्रकार के जो अधिकार शामिल किए जाते हैं, जैसे काम करने का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को संपादन कर सकता है। आराम व अवकाश का अधिकार, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, काम निर्धारित कार्य निर्धारण के घंटे, श्रम संगठन बनाने, व्यवसाय व व्यापार को करने का अधिकार, उद्योग व्यवसाय में श्रमिक की भागीदारिता, सामाजिक बीमे का अधिकार आदि प्रकार की जो आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकारों के क्षेत्र में आता है। लॉस्की ने आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बताया कि प्रत्येक प्राणी को अपनी जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने भी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कहा था कि भूखी मनुष्य के लिए मत या वोट का कोई मूल्य नहीं होता है। अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता का महत्व तभी माना जाएगा जब व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में हम बाकी वाली स्वतंत्रताओं की किसी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं सामाजिक स्वतंत्रता पढ़ते हैं, सोशल लिबर्टी। सामाजिक स्वतंत्रता, इसे सोशल लिबर्टी कहते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की जो मेन जो मुख्य जो मान्यताएं होती है वो समानता और स्वतंत्रता के आधार पर इसको विभाजित किया जा सकता है। तो सामाजिक जो स्वतंत्रता होती है वो लोकतंत्र की एक आधारशिला होती है। जब तक कि समाज में सभी व्यक्तियों को के साथ में बिना किसी प्रकार के भेदभाव की उसे समानता का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं होगी। सामाजिक स्वतंत्रता में ही सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय निहित होती है। यानी कि सामाजिक जो स्वतंत्रता होती है इसमें सामाजिक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं जो स्वतंत्रता या समानता होती है ये इसके अंदर निहित होती है।
इक्विलिटी, सोशल जस्टिस एंड जो सोशल इक्विलिटी होती है ये सामाजिक स्वतंत्रता के आधार पर ही प्रदान की जा सकती है। जब तक समाज में स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी तो स्वतंत्रता की सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव में हम लोग सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता की बात नहीं कर सकते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता से आशय वर्ण, लिंग, रंग, धर्म, नस्ल के अंतर्गत भेदभाव को समाप्त करना तथा राज्य की व्यवस्था से संबंधित है। तो समाज में सभी व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार करना, समाज में व्यक्ति को सम्मान देना, इस प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है। इसका अर्थ ये होता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की भेदभाव किए बिना, जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए उसे सामाजिक समानता प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट होती है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस जो लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता पर राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें ये कहा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य के द्वारा व्यक्ति पर किसी प्रकार की धर्म की बाध्यता नहीं रखी जानी चाहिए। यानी कि धर्म को मानना या उसकी उपासना करने के मामले में व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। इस मामले में राज्य एक धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा। संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो देश हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले जो देश हैं, जहाँ पे संवैधानिक शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो वहाँ पर धर्म के आधार पर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जैसे अगर हम भारतीय संविधान के बारे में भी बात करें तो भारत के संविधान में भी धार्मिक जो स्वतंत्रता का प्रावधान है भारत के संविधान के भाग 3 में प्रदान किया गया है और आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसका उल्लेख भी किया गया है। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता ये व्यक्ति की एक धर्म के प्रति या उसकी उपासना के प्रति होती है। वो आस्तिकता से इसका संबंध होता है कि व्यक्ति समाज में रह करके किस प्रकार की धर्म की उपासना का पालन करता है और राज्य के द्वारा उस पर किसी प्रकार की व्यवस्था इस मामले में नहीं थोपी जानी चाहिए। कि राज्य की ओर से धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता का तो तात्पर्य होता है कि राज्य के अंदर या एक राष्ट्र अपने आंतरिक एवं बाहरी रूप से संप्रभु होना चाहिए। उस राष्ट्र पर किसी अन्य राष्ट्र की या विदेशी शासन का आधिपत्य नहीं स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम से जाना जा सकता है। जैसे 15 अगस्त 47 से पहले भारत के पास में राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत एक संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ, यानी कि संवैधानिक राष्ट्र होने के कारण हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान की गई। आज हम वर्तमान में हमारे देश के अंदर हम किस प्रकार की कानून व्यवस्था संचालित करते हैं, किस प्रकार से नियम बनाते हैं तथा विदेशों के साथ में हमारा किस प्रकार का संबंध होगा, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होंगे या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उस मामले में स्वयं वो राष्ट्र होता है वो निर्णय लेने में सर्वोपरि होता है। उस पर किसी विदेशी ताकत द्वारा उस पर किसी प्रकार की व्यवस्था को नहीं थोपा जाता है। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है उसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि नैतिक स्वतंत्रता, यानी कि मोरल लिबर्टी, नैतिक स्वतंत्रता है, यानी कि नैतिक प्रकार से किस प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये होता है कि मानव के उस व्यवहार से जिसमें वो स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, वासना इत्यादि संकीर्ण भावना, मनोवृत्तियां या अभिवृत्तियों से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना से कार्य करे। समाज में बड़ों का सम्मान करना, शिष्टाचार से व्यवहार करना एक प्रकार से नैतिकता है।
ग्रीन और कांट ने इस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। ग्रीन और जहाँ कांट की जहाँ बात करते हैं तो ये नैतिक स्वतंत्रता के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि नैतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का जो विचार है वो व्यक्ति का विचार एक संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर होना चाहिए, यानी कि उसके सोचने समझने की जो व्यवस्था होती है, जो ताकत होती है, वो जन कल्याण की भावना के ऊपर आधारित हो और एक शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करे, जैसे बड़ों का हमने बताया कि समाज में जहाँ बात करते हैं। हालांकि जो नैतिक स्वतंत्रता होती है ये राष्ट्र के द्वारा एक या किसी संविधान के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, एक ये व्यक्ति के अंदर ही उसमें जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं और वो एक समाज या राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित होता है या किस प्रकार से वो एक नैतिकता के आधार पर वो किस प्रकार से समाज में बड़ों का सम्मान कर सकता है या जो शिष्टाचार की व्यवस्था होती है। तो ये तमाम पर इस प्रकार की जो नैतिक जो स्वतंत्रता है ये नैतिक शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से या समाज के माध्यम से व्यक्तियों को एक प्रेरित किया जाता है, जिससे कि उसका जो जीवन स्तर नैतिक हो। और जिस देश में जो नैतिक जो स्वतंत्रता होती है या नैतिकता पर बल दिया जाता है उस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी मजबूत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संवैधानिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि संविधान के द्वारा लिखित में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है वो संवैधानिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है और उन संवैधानिक स्वतंत्रताओं का हनन होने पर राज्य के द्वारा दंड देने का भी प्रावधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि जैसे अमेरिकन संविधान की बात करते हैं या इंडियन संविधान की बात करते हैं, तो हमारे देश के जो संविधान में संविधान का भाग जो 3 है, बट आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो हमें एक संवैधानिक जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो मौलिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट एक तरह से एक संवैधानिक स्वतंत्रता है और उस प्रकार से जिस प्रकार से हम समानता की जहाँ बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की जहाँ बात करते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो ये शोषण के विरुद्ध जो स्वतंत्रता है, तो ये तमाम प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है वो संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं और इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के इस यूट्यूब वीडियो में हमने जो स्वतंत्रता की कल हमने जो एक कल पहला भाग पढ़ा था, आज इसका जो सेकंड भाग है या दूसरा भाग है, तो इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जो स्वतंत्रता वाला जो पार्ट है आपके ये पूरा हो गया है। विद्यार्थी इसके ऊपर ध्यान दें।